बचपन में एक ऐसा बच्चा जो बहुत सहमा सहमा रहता हो, कि ज़्यादा बातचीत ना करता हो और आसपास वालों से थोड़ा ज़्यादा समझ में कम हो, स्टूपिड हो अपने क्लासमेट से, जिसकी वजह से उसका पूरे समय मजाक बनता हो ऑल द टाइम। सिचुएशन लाइक जहाँ पे मैं खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा किसी से भी। तो वो एक अंडर कॉन्फिडेंस के चंगुल से आज व्हेन आई लुक बैक एंड आई थिंक ऑफ माई सेल्फ as someone who is now confident, who is able to handle the crowd of thousands, I just feel I'm like wow, and I feel I have become someone I never thought I could be. क्या आप एक प्रोफेशनल एंकर बनना चाहते हैं या फिर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं? अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है तो ये एपिसोड आप ही के लिए है। यूथ तक के नए एपिसोड एक्सपर्ट तक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जैन जी के साथ, जो एक टेडेक्स स्पीकर, प्रोफेशनल एंकर, मेंटल हेल्थ एजुकेटर, पब्लिक स्पीकर, रिसर्चर, पोएट रह चुके हैं। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत है। हाय सृष्टि, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो सिद्धार्थ जी, आप बताएंगे आपकी प्रोफेशनल जर्नी एक एंकर की तरह और टेडेक्स स्पीकर बनने तक का सफर कैसा रहा? आपका चाइल्डहुड से पब्लिक स्पीकिंग तक का आपके क्या शौक थे, सफर, ये इस जर्नी के बारे में आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल सृष्टि, सफर तो बहुत सरप्राइजिंग रहा क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में रहूंगा या ऐसा कुछ काम करूंगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। पर हाँ, जब अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो स्कूल के समय मैं बहुत इंट्रोवर्ट था और पता नहीं था उस टाइम इंट्रोवर्ट का क्या मतलब होता है, बट मैं बहुत शांत रहता था। मेरे बहुत सिलेक्टेड दोस्त थे और कहीं ना कहीं बचपन में सब बेवकूफ़ रहते हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा बेवकूफ़ था आसपास के क्लास वालों से, तो उस वजह से कई बार मजाक बनता था। तो मैं और सबसे बात करना बंद कर देता था। फिर पढ़ाई में आई वॉज एन एवरेज किड। 6-7 क्लास में तो अच्छे से स्कोर हो जाता था, बट 8-9-10 में जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी वगैरह आया तो मेरा स्कोर बिल्कुल नीचे गया। तो 10th बोर्ड्स के बाद आई रियलाइज्ड कि यार पढ़ाई में तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। और उस टाइम ना प्यूबर्टी की वजह से आपकी आवाज़ बदलती है। राइट। तो मेरी आवाज़ थोड़ी बदली, तो मुझे बहुत लोगों ने आवाज़ पे कॉम्प्लीमेंट करना चालू किया कि यार तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बोलते बोलते हो क्या? तो तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार, मैं ये कुछ कर सकता हूँ कि हम बोल सकते हैं। तो मैंने असेंबलीज में और जो भी जहाँ मुझे मौका मिला वहाँ बोलना चालू किया। फिर कॉलेज में आए, कॉलेज में आके भी जहाँ मौका मिला वहाँ बोलना चालू किया, लिखना चालू किया जी। और बस लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते आज थैंकफुली आई एम एबल टू टेल द वर्ल्ड दैट आई एम प्राउडली अ प्रोफेशनल एंकर। ओके, तो आपकी ये जो पब्लिक स्पीकिंग और एंकरिंग का पूरा जो ये जर्नी रही है, इसमें आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं या फिर कौन सी ऐसे बड़ा चैलेंज आया है जो आपने थ्रू आउट द जर्नी ओवरकम किया है? कौन सा ऐसा सबसे बड़ा हर्डल आपको लगा है, या छोटी छोटी चीजें जो लोगों को नहीं दिखती है बट हमें पता चलता है क्योंकि हम जर्नी में होते हैं, कि आपको क्या फेस करना पड़ा है? आई थिंक सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज रहता है आसपास के लोग, उनकी बातें और उनके टोन्स। क्योंकि जब भी आप कोई आर्टिस्टिक प्रोफेशन चूज करते हो तो सबसे पहले टोंट यही आता है कि जॉब नहीं कर रहे हो, पैसे कैसे कमाओगे और वगैरह वगैरह। और कहीं ना कहीं जब आप एक अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, तब सबसे बड़ा जो लोग आपको टोंट देते हैं वो ये कि आपका मजाक उड़ाते हैं। वो समझते हैं आप जो कर रहे हो हवाबाजी में कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उसका कोई लॉजिक या कोई सेंस नहीं है। वो आपको डाउट में डाल देते हैं कि बेटा तुम आगे जाके क्या करोगे अगर अभी अच्छे से नहीं कर पा रहे। वो ये समझ नहीं पाते कि हर एक आर्टिस्ट या हर एक पर्सन का एक इनिशियल फेज होता है जहाँ पे वो एक एमेच्योर आर्टिस्ट की तरह ही बर्ताव करेगा, वैसे ही अपनी पेशकश देगा, वैसे ही अपने आर्ट को रिकॉग्नाइज करेगा और करते करते सीखेगा। तो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज तो था कि लोग जो आपको अंडर कॉन्फिडेंट का लेबल लगा देते हैं उसको ओवरकम करना सबसे ज्यादा बड़ा तो हाँ जी, तो जैसे आपने चैलेंजेस का बताया, उसी तरीके से आपकी अभी तक की सबसे बड़ी एक, आपको जो लगता होगा कि आपने ये चीज हासिल करी है, तो आपकी अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट आपको ऐसा क्या लगता है कि वो क्या रही है?
काश मुझे पता होता बट मतलब अचीवमेंट, मैं अचीवमेंट तो नहीं कहूँगा। हाँ जी, मुझे लगता है अभी बहुत कुछ आसमान में पाना बाकी है। बिल्कुल। पर हाँ, वन थिंग दैट आई एंजॉय डूइंग द मोस्ट, और जो मैंने बहुत पहले से चाहा था, वो था टू बी अ टेडेक्स स्पीकर। राइट, क्योंकि जब 2013 में स्टार प्लस पे टेड टॉक्स इंडिया आया था, शाहरुख खान ने जिसको होस्ट किया था, जी। तो छोटे में वो देखा था, तो मुझे लगता था यार ये जो डॉट है और ये जो स्टेज है, इसमें मैं देखता हूँ हर कोई नहीं जा पाता, सिर्फ सिलेक्टेड लोग जाते हैं। तब मैंने सोचा, मतलब मैंने बस सोच लिया था, उसके लिए कुछ किया नहीं। फिर अच्छी बात है कि कुछ समय पहले 2022 में और 2023 में वो बात सच हुई, तो मैंने 2 टेडेक्स किए। और वहाँ पे जो मेरा आइडिया था कि कैसे हम सोसाइटी को एक हीलिंग सोसाइटी बना सकते हैं, क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ की फील्ड में भी काम करता हूँ, तो मेरा एक मन रहता है, एक इरादा रहता है कि हम सब एज हीलर्स, एज एम्पैथेटिक पीपल फील करें, हेल्प करें दूसरों को जिनको जरूरत है, एक हीलिंग सोसाइटी क्रिएट करें। वो आइडिया मैंने अपने टेडेक्स टॉक के थ्रू आगे पहुंचाया था। हाँ जी, तो जैसे आपने टेडेक्स के बारे में बताया, तो आप लाइक लोगों को और भी गाइड कर सकते हैं कि टेडेक्स स्पीकर बनने के लिए क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया वगैरह होता है अगर कोई ये करना चाहता है, तो क्या क्या जर्नी रहती है इसके लिए, पीछे क्राइटेरिया वगैरह की बात करें तो? ओके, सो सी, टेडेक्स एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ओके, तो हर जगह रूल्स रेगुलेशन थोड़े थोड़े वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, बट सबसे इम्पोर्टेंट है टेडेक्स का लाइसेंस मिलता है इंस्टीट्यूशंस को या कंपनीज को। हाँ जी, वो ही टेडेक्स करवाते हैं। तो जब जैसे अगर मुझे लाइसेंस मिला, तो या तो मैं एक गूगल फॉर्म निकालूंगा ओके, स्पीकर्स के लिए अप्लाई करने के लिए, हाँ जी, या तो फिर अगर हमारे टच में ऑलरेडी कुछ रिनाउंड लोग हैं जो आपके आइडिया, टेडेक्स का एक आइडिया या थीम होता है, उसको सूट करते हैं, उस पर इंफॉर्मेशन रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो उनको हम बुला लेंगे, या फिर आप अप्लाई कीजिए। तो पूरी टीम बनती है, वो अप्रोच करती है लोगों को। तो थैंकफुली मैंने, जो मेरा पहला टेडेक्स था, वहाँ पे मैंने खुद फॉर्म भरा था, और दूसरा टेडेक्स का मुझे खुद इनविटेशन आया था सामने से। यस, तो हाँ, और जो क्राइटेरिया रहता है वो आपकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं। अच्छा, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने सो एंड सो इवेंट्स करे, मैंने सो एंड सो डिग्री करी है, मैंने सो एंड सो कोर्सेज करे, तो वो कितने क्रेडिबल हैं, मैंने सो एंड सो लेक्चर्स दिए हैं, क्या मेरे पास उनके सर्टिफिकेट्स हैं। सो दे चेक कि आप हवा में तो बातें नहीं कर रहे हो, कि आप जो बोल रहे हो क्या वो सच है, क्या आप सही में उतने क्वालिफाइड हो जितने आप बता रहे हो, बिकॉज अभी इट्स अ सोशल मीडिया वर्ल्ड, एवरीबडी कैन फेक इट। तो वहां पे अगर आप जेन्युइन हो तो आप जा सकते हैं, देन दे विल श्योरली सिलेक्ट यू, एंड यू हैव अ जेन्युइन आइडिया बेस्ड ऑन देयर थीम दैट हैज द पावर टू ब्रिंग एन इम्पैक्ट, तो वो आपको बुलाते हैं। ओके, सो इसी को आगे बढ़ाते हुए टेडेक्स की जर्नी के से रिलेटेड एक सवाल है। जैसे कोई व्यक्ति है, उन्होंने काफी कुछ अपने पूरे लाइफ जर्नी में चीजें देखी हैं, एंड वो चाहते हैं कि वो लोगों तक थ्रू टेडेक्स आगे पहुंचाएं, और बट दे आर वेरी शाय, स्टेज फियर है, या पब्लिक स्पीकिंग में इतने स्ट्रांग नहीं है, तो उन्हें अपनी नर्वसनेस या आप कह सके जितनी भी जो पब्लिक स्पीकिंग को लेके जो वीकनेस होती है, उससे वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? Okay, so you are asking me about ways. हाँ, like what are the effective technique that the people can adopt जो इस तरीके की फील्ड में जाना चाहते हैं? See, there is only one effective technique. Right. Just do it. Okay. क्योंकि जब मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैंने कोई सी as such जो theoretical techniques होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया। मैं बस जाके मैंने जितने भी मुझे प्लेटफॉर्म्स मिले, चाहे वो स्पीचेस हों, चाहे वो डिबेट्स हों, चाहे वो ओपन माइक्स हों, चाहे वो इवेंट्स हो, मैं जाके हर एक में पार्टिसिपेट करता रहा, और बहुत लंबे समय तक किया। जहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया, वहां पे जाके एज एन ऑडियंस मैंने ऑब्जर्व किया कि बाकी जो स्पीकर्स हैं, बाकी जो लोग हैं, वो कैसे कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। सो इट इज ऑल अबाउट अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। कोई और शॉर्टकट, कोई और टेक्निक नहीं है। आप जाइए, आप बोलिए, आप सुनिए, आप पढ़िए, एंड डू इट अगेन एंड अगेन एंड ऑल ओवर अगेन। ओके, आपने आपके पहले आंसर में हमें ये भी बताया था कि आप पहले काफी इंट्रोवर्ट थे, एज अ लाइक व्हेन यू वर इन योर स्कूल। थोड़ा बहुत अभी भी बढ़ा। या तो आपने उसको किस तरीके से, लाइक अगर इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, तो उसको आपने किस तरीके से ओवरकम किया कि आपने यही टेक्निक्स जो आपने बताया है कि हिट एंड ट्रायल मेथड, एज अ ऑडियंस आपने चीजें देखी और करा, आपने इन्हीं चीजों को लाइक कंटिन्यू किया था? हाँ, मतलब अगर मैं स्कूल की बात करूं,
तो मैंने ये ठान लिया था कि जितने भी स्पीच या डिबेट कॉम्पिटिशन होंगे मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। और मैं आपको एक राज की बात बताऊं, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुम तो बचपन से बहुत अच्छे स्पीकर रहे होगे। जो शुरुआत के मेरे 5-10 कॉम्पिटिशंस थे उनमें मैं अपनी बेइज्जती ही करवा के आया था कि मैं स्टेज पे गया, मेरे पैर कपाने लगे और मैं बिना कुछ बोले अपनी बेइज्जती करवा के सामने वाला सुन के वापस आ गया। तो मेरा परफॉर्मेंस ऑलरेडी माइनस में चल रहा था, पर 5-10 बार उसको परफॉर्म करने के बाद 11वीं 12वीं बार -90 से -50, -10, फिर थोड़ा पॉजिटिव में आया 5-10, ऐसे करके वो बैड से थोड़ा बेटर एंड गुड या ओकेश पे आने लगा। और वैसे करते करते मुझे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो मैं इंट्रोवर्ट तब भी था, अभी भी हूँ। बट हाँ, अब मैं एक एम्बिवर्ट बन चुका हूँ कि मुझे पता है कहाँ मुझे खुद को एक्सप्रेस करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ पे क्राउड को संभालना है, कहाँ पे किससे रिश्ते बनाने हैं। तो उस तरीके से आई थिंक मैंने पहले घबराहट थी, घबराहट आपको भी रहेगी, सबको रहेगी। करते करते थोड़ी कम होगी। आज भी जब मैं अगर बड़े स्टेज पे खड़ा होता तो मेरे पैर कपाते तो हैं, दैट्स अ फैक्ट, बट कम कपाते हैं। तो वो एक जो जर्नी है बहुत ज्यादा घबराहट से थोड़ी कम घबराहट की, वो आप बार बार करेंगे तो सॉल्व हो जाएगी। जी सिद्धार्थ जी, अभी हमने आपकी जर्नी के बारे में जाना, अब हम आपके साथ एक क्विक एंगेजिंग रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे। प्लीज, yes. तो इसमें मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूंगी कि आपकी फेवरेट टेडx टॉक जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है वो क्या है? ऑफ कोर्स मैंने पहले उनका नाम ले चुका है जिनको देख के मैंने टेड टॉक्स इंडिया देखा था, शाहरुख खान की टेड टॉक है। हाँ जी, वो सबसे मुझे इंस्पायरिंग लगती है। जी बिल्कुल, शाहरुख खान तो सभी के फेवरेट आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख। दैट्स रियली नाइस। ओके, कोई एक ऐसा इवेंट जिसमें एंकरिंग करना आपका ड्रीम है, आप चाहते हैं कि आप उसे परस्यू करें? क्रिकेट वर्ल्ड कप। ओह दैट्स रियली ग्रेट। ओके, यस। हाँ जी, एंकरिंग के दौरान आपका सबसे फनी या एम्बैरेसिंग ऐसा कोई मोमेंट अभी तक का रहा है जो आपको अभी तक याद है? हाँ यार, हुआ है ऐसा, मतलब थैंकफुली बाकियों को पता नहीं चला था। बट कई बार होता है आप एंकरिंग में या तो सूट्स पहने होते हैं या बढ़िया ड्रेसेस पहने होते हैं, और कई बार मैं भी एंजॉय करता हूँ साथ में, और एंजॉय करते करते आपका पैंट जरा फटफट जाए, दैट्स वेरी एम्बैरेसिंग। तो किस्मत की बात है कि तो थोड़ा सा इवेंट के बीच में ब्रेक मिला था, मैंने किसी सुई धागा लिया, सिलाई आती है मुझे, मैं तुरंत अपना पैंट सिला और मैं पब्लिक एम्बैरेसमेंट से बच गया था। और मैं उसके बाद बहुत संभल के चल रहा था। अच्छा। तो क्योंकि मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव पैंट वगैरह था नहीं, तो उसके बाद से मैं अब एक और ड्रेस अपनी गाड़ी में रखता हूँ। इन केस मेरी ड्रेस को कुछ हो जाए तो मतलब ये इंसिडेंट्स ने आपको एक सॉर्ट ऑफ शॉर्ट लेसन भी दिया। बहुत अच्छा लेसन दिया कि भाई ड्रेस कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो ये एक सभी दर्शकों के लिए भी एक काइंड ऑफ लेसन है कि इस तरीके के आप किसी भी चीज में इवेंट में जाएं तो अपना एक स्पेयर चीज लेके एक बैकअप ड्रेस लेके चले आप। यस बिल्कुल। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 14 सवाल आपके लिए। अगर आप टॉरिकर पर्सनालिटी के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? जगजीत सिंह साहब। मैं उनकी बहुत गजलें सुनता हूँ और मैं उनके कॉन्सर्ट्स बहुत देखता हूँ, और मैंने उनकी बहुत कहानियाँ पढ़ी हैं। मैंने उनकी जो बायोपिक है, बायोग्राफी की बुक है, ऑटोबायोग्राफी, कहाँ तुम चले गए, राजेश बादल जी द्वारा लिखी गई है वो भी पढ़ी है। तो मैं उनकी कहानी बहुत अच्छे से फील करता हूँ। उनके पिताजी उन्हें सपोर्ट नहीं करते थे, और फिर कैसे जब वो बड़े हुए तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई एक कार एक्सीडेंट में, जिसके बाद उन्होंने 2 गाने लिखे थे, और एक तो यही था कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। तो मुझे लगता है कि हाँ, कभी अगर मैं उनसे बात कर पाऊँ, उनसे बैठ के उनकी गजलों के बारे में उनसे वार्तालाप बातचीत कर पाऊँ, उनसे पूछ पाऊँ कि जब आप ये लिख रहे थे तो क्या आपके मन में था, तो उनके साथ मैं जरूर मंच। और मैं जब भी कलाकारों के लिए ओपन करता हूँ ऑन स्टेज, तो जैसे उषा उत्तुप जी के लिए मैंने रिसेंटली किया था, तो मैंने उनके सारे गाने के टाइटल्स लेके एक मोनोलॉग बनाया था। और वहाँ पे हजारों लोग थे जो उनको सुनने आए थे, और वो स्टेज पे बैठ के बहुत प्यारे तरीके से मुझे सुन रही थी। 5 मिनट का उनका इंट्रोडक्शन मैंने रखा था इसी अप्रोच के साथ कि anybody can tell about her to the world, बट एक क्रिएटिव तरीके से, अपने तरीके से मैं एज एन एंकर बताऊं तो लोग ध्यान से सुनेंगे और वो भी ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी। तो अगर ये मौका मिला कि जगजीत सिंह के लिए काश कभी मैं उनको सामने बिठा के उनके बारे में लिख के उनके लिए ओपन कर पाता, हाँ, क्या ही बात होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ही राउंड करके। अब हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि आप एक बहुत अच्छे एंकर हैं,
तो उसके करियर के बारे में भी थोड़ा आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका एक प्रोफेशनल एंकर बनने के लिए क्या क्वालिटीज, क्या स्किल्स होने चाहिए। जैसे आपने TEDx स्पीकर और बाकी चीज़ों के लिए बताया, उसी प्रकार इस फील्ड के लिए भी आपका क्या लोगों के लिए आपकी राय है कि लोगों को क्या करना चाहिए? ओके, तो द फर्स्ट पॉइंट, लोगों को लगता है एक अच्छे एंकर होने के लिए आपको बोलना आना चाहिए। हाँ नहीं, जी। पहले सुनना आना चाहिए। ओके। यू नीड टू हैव अ लिसनिंग ईयर। आप अच्छे से सुने आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, वैसे आप बोले। खुद को थोपे ना ऑडियंस पे। ऑडियंस की जो नीड है, ऑडियंस का जो टाइप है, कैटेगरी है, वो समझे। तो सबसे पहला लिसनिंग। सेकंड इज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। ओके। यू ड्रेस फॉर द ओकेजन एंड द वे यू कैरी योरसेल्फ। ग्रूमिंग बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली। इवेंट है, आपको पता है सब सज के आएंगे, बट व्हाट विल मेक यू स्टैंड आउट is Right. how you present yourself, एग्जैक्टली। how you behave, and third is your style. वो जो एक ऐसी स्किल या ऐसी क्वालिटी है जो आपको दूसरों से अलग बनाए। हाँ जी। आपका एक एडेड एज, या वो आपकी राइटिंग में हो सकता है, आपके बोलने के तरीके में हो सकता है, आपकी शब्दावली, वोकैबुलरी में हो सकता है जी। तो ये 3 चीज मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी रहती हैं। हाँ जी, थैंक यू। आपका जो 10th और 12th रहा, उसके बाद जैसे अगर कोई व्यक्ति है, आपने भी आपकी स्कूल लाइफ के बाद ये चीज़ सोची थी, कॉलेज में आने के बाद आपका ये रहा है, तो सिमिलरली आपने जैसे चूज किया, तो कोई और व्यक्ति है, उसको स्कूल से ही अगर समझ में आ जाए कि उसको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए क्या रोड मैप हो सकता है? ओके, प्रोफेशनली भी, या फिर आपने जितनी क्वालिटीज वगैरह बताई, इनको देखते हुए भी एक हम सम अप करें, तो क्या रोड मैप उस बच्चे के लिए हम दे सकते हैं उन्हें? ओके, तो मेरे ख्याल से तो कोई फिक्स रोड मैप नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आपने अगर फिक्स कर लिया फिर तो बहुत सिंपल हो जाएगा। हाँ जी। अगर मैं बात करूं, मैंने स्कूल में भी या कॉलेज में भी सोचा नहीं था कि मुझे एंकर बनना है। ओके। आई सिंपली स्टार्टेड डूइंग इट बिकॉज आई वाज एंजॉयिंग इट। ओके। तो मेरे ख्याल से 10-12 के बाद जब आप कॉलेज में आते हैं, द बेस्ट मे बी रोड मैप और अ वे कुड बी कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस। कॉलेज में इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, क्लब्स होते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है हर कॉलेज में। तो द बेस्ट वे, अगर आप जब कॉलेज में आओ, मैंने ये सही में काम किया था। मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में था, तो मेरे जितने बाकी डिपार्टमेंट के दोस्त बने थे, मैंने उनको लिटरली बोला था कि भाई अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट में कुछ भी हो रहा हो, इवेंट, कॉम्पिटिशन वगैरह, प्लीज लेट मी नो। सबसे पहले मुझे बताना, कॉल करके बताना, मैसेज करना, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मुझे प्लीज बताना। तो मुझे पता चलता रहता है मेरे कॉलेज में क्या हो रहा है। जहां भी कुछ कंपटीशन, कोई इवेंट होता था, मैं वहां पे पहुंच जाया करता था। कंपटीशन होता तो पार्टिसिपेट करता था, इवेंट होता था तो जो ऑफिशियल थे उनसे मैं रिक्वेस्ट करता था कि वो मुझे मौका दे। और मुझे लगता है हाँ, मौका मांगने में आपको कभी शर्माना नहीं चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी वेरी वेलकमिंग टू द चांसेस दैट यू डिजर्व। तो मैं ये किया करता था। तो जब अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, मत सोचना कि यार मैं बाद में कर लूंगा। अगर वो हो रही है, अगले हफ्ते हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, जाओ, पार्टिसिपेट करो। तैयारी भले ही कितनी भी हो, पार्टिसिपेशन इज मस्ट। तो कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू एक्सप्लोर योर स्पीकिंग पार्ट, एक्सप्लोर योर पर्सनैलिटी एज अ स्पीकर। ओके, सो यू आर सेइंग दैट you should be open to explore opportunities को welcoming वे में आपको लेना चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एंकरिंग सीखने के लिए कोई स्पेसिफिक, जैसे आपने बताया कि ऐसे तो ऐसे कोई रोड मैप नहीं होता है, बट स्टिल इफ somebody wants कि उनको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए, तो आपको ऐसा कोई इंस्टीट्यूट या कुछ ऐसा आपको प्रोसेस पता है जिसके थ्रू सिलेक्शन हो सकता है? यार ट्रेनिंग के लिए आई थिंक रेडियो स्टेशन इज अ गुड प्लेस। ओके। हमारे कॉलेज में कैंपस रेडियो था, BSS रिदम। वहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लिखना सीखा, वहाँ पे हमने बोलना सीखा। हमारे वहाँ पे सर हैं दिनेश दावर सर, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बारीकी से सिखाया। तो रेडियो स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट लिखना बहुत अच्छे से सिखाते हैं, आपको बोलना सिखाते हैं। तो मेरे अच्छे स्पीकिंग स्किल्स का बहुत क्रेडिट, या मैं कहूँ पूरा ही क्रेडिट रिदम को जाता है, उस कैंपस रेडियो को जाता है। वहाँ पे हमने हर दिन बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी, हर एक टॉपिक पे शोज बनाए, लिंक्स रिकॉर्ड किए, रेडियो भाषा में लिंक कहते हैं, लिंक्स रिकॉर्ड करी। और उसके बाद जब भी कोई इवेंट होता था तो हम उसको कवर करते थे। तो आई थिंक ट्रेनिंग के लिए बेस्ट एरिया इज जॉइन अ रेडियो।
एंड अच्छे से प्रैक्टिस करो आप वहाँ पे। हाँ जी, तो रेडियो स्टेशन में प्रैक्टिस करने के साथ साथ लाइक जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके साथ भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है अगर उसे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है तो रेडियो स्टेशन वाली। हाँ, अगर ये नहीं मिल पाती है तो आप आसपास देखिए, द इजीएस्ट वे टू अप्रोच एन इवेंट इज थ्रू ओपन माइक्स। नाइस, हाँ आजकल काफी ट्रेंड आ रहा है। आप देखेंगे हर एक कैफे में ओपन माइक होता है, ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं हर एक शहर में जहाँ ओपन माइक्स होते हैं। गेट इन टच विद देम, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एंकर्स, और वहाँ पे आपको एक वैरायटी मिलेगी। वहाँ पे शायर भी है, वहाँ पे सिंगर भी है, वहाँ पे परक्यूशनिस्ट भी है, वहाँ पे कॉमेडियन भी है। तो आप सबका कंटेंट सुनेंगे, कुछ प्रतिक्रिया देंगे, सबको संभालेंगे, मैनेज करेंगे, ऑडियंस भी रहती है। तो दैट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर एंकरिंग जर्नी थ्रू ओपन माइक्स। मैंने भी वैसे ही किया था एंड ओपन माइक से आपको बहुत सीखने मिलता है। ओके, सो यू मीन टू से एक बिगनर के लिए सॉर्ट ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म हुआ ओपन माइक्स। यस, राइट। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। एंकरिंग सिर्फ टीवी और इवेंट्स तक लिमिटेड है या डिजिटल मीडिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इसकी कुछ अपॉर्चुनिटीज वगैरह है अगर कोई व्यक्ति इसमें लाइक प्रोफेशनली अपना पूरा करियर इसमें एस्टेब्लिश करना चाहता है तो? आई थिंक सी अभी टीवी से ज्यादा लोग यूट्यूब देखते हैं। राइट दैट्स अ फैक्ट। सो डिजिटल मीडिया में डेफिनेटली अभी हर एक न्यूज चैनल का डिजिटल चैनल भी है जिसमें अलग एंकर्स रहते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक कंपनी अपने खुद के वीडियोस बनाती है। दे हायर इन्फ्लुएंसर्स एज ऑफ नाउ जो उनके वीडियोस बनाए। सो व्हाई नॉट दे हायर, जैसे मैंने काफी ब्रांड्स के साथ काम किया है तो अपने वीडियोस के लिए मुझे हायर करते हैं, बिकॉज कंपनीज आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समबडी हु कैन रिप्रेजेंट देयर ब्रांड इन अ बेटर वे। राइट। तो मेरे ख्याल से हाँ, डिजिटल मीडिया में बहुत स्कोप है और बहुत ज्यादा स्कोप है। हाँ जी, जैसे आपने अभी बताया पूरी एक प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताया, बट हम सभी जानते हैं प्रोफेशनल जर्नी के साथ साथ हमारी पैरेलली एक पर्सनल जर्नी भी चलती है जो हमें सपोर्टिंग देती है, और उस पर्सनल जर्नी में जो सबसे बड़ा हाथ होता है, सपोर्ट होता है, वो हमारी फैमिली का होता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया, साथ ही साथ वो लोग जिन्हें ये सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है वो इनके लिए क्या करे, फैमिली का क्या इसके लिए कैसे सपोर्ट होना चाहिए और बच्चों को क्या करना चाहिए इसमें? जी, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली ने किया, जितना कोई नहीं कर सकता था। मेरे मॉम और मेरे डैड, अक्सर जो आर्टिस्ट लोग रहते हैं बाकी लोग टोक देते हैं कि जॉब कर लो वगैरह वगैरह। थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा बेटा जो आपको अच्छा लग रहा है आप करिए। उन्होंने बिल्कुल मुझे रोका टोकी नहीं करी। मेरा कोई भी वीडियो, फोटो, कोई भी अवार्ड, कोई भी इवेंट हुआ करता था, दे वर द फर्स्ट वंस to share it all across their WhatsApp contacts and Facebook status updates। पूरे मतलब उनके पूरे contacts, आधे मेरी कम्युनिटी को पता चल जाता था, आधे सोसाइटी को, कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। मेरा पेपर में फोटो आया, कोई इंटरव्यू आया, या कहीं मैंने अच्छा इवेंट किया, तो मेरे पेरेंट्स ने सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया है। पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप पेरेंट्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल। आधे लोगों के, आधे आर्टिस्ट के सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते। जी। तो थैंकफुली आई हैव बीन लकी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, एंड मुझे लगता है मैं हमेशा ये क्रेडिट उनको हमेशा दूंगा। वो सपोर्ट नहीं करते तो फिर मैं ये आर्ट बहुत पहले छोड़ देता। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। बिकॉज ऑफ देम। ओके, दैट्स रियली नाइस टू नो। तो आप सभी ये ध्यान रखिए, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस पूरी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप एक ट्रेडिशनल पैटर्न से हटके कुछ भी करना चाहते हैं तो अपने परिवार को साथ लेके चले, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल जर्नी को साथ लेके चले, और सिद्धार्थ जी ने हमें जो भी गाइडेंस दिया है उससे सीखें कि कैसे एक प्रोफेशनल स्पीकर, एक अच्छा प्रोफेशनल एंकर हम बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच टू यूथ तक, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको इनका काम देखना चाहिए, और इनका काम देखने के लिए आप प्लीज़ यूथ तक के यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो भी कीजिए, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। हाँ जी, सिद्धार्थ जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।